तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ एक ही पार्ट रह गया था जिसके अंदर हमने उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं करनी थी। ये हिंदी मीडियम का था, इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाओं का मतलब और अपचयन अभिक्रियाओं का मतलब बस छोटा सा है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। उपचयन का मतलब होता है जब भी किसी पदार्थ को ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, जब भी किसी पदार्थ को ऑक्सीजन मिल जाए और वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाए, तब हम कहते हैं कि उस पदार्थ का उपचयन हुआ है। जैसे देखो, सबसे पहले तो उपचयन है, हमारा जो टॉपिक है वो है उपचयन। इसका एक एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक क्रियाकलाप है इसमें जिसके अंदर कॉपर का जो चूर्ण है, कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर को जब आपने हीट किया यानी कि ऊष्मा दी, ऊष्मा देने के लिए आपके पास जो हवा होगी, मतलब जो हवा होगी, हवा में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी, तो हवा की ऑक्सीजन के साथ जब ये कॉपर जुड़ेगा हीट करने पर यानी कि ऊष्मा देने पर, जब ये कॉपर इस हवा के अंदर वाली ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तब ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और ये जो कॉपर ऑक्साइड होगा ये काले रंग का होगा। ठीक है, इसके ऊपर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि भूरे रंग का एक चमकीला पदार्थ है जो ऊष्मा प्रदान करने पर काले रंग का एक यौगिक बनाता है, तो दोनों के नाम लिखो। काले रंग के यौगिक का नाम लिखना होता है और भूरे रंग का चमकीला जो पदार्थ है उसका। तो भूरे रंग का यानी कि ब्राउन कलर का जो चमकीला पदार्थ होता है वो तो कॉपर होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, और जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर बनता है इसका रंग होता है काला। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं उपचयन की। तो देखो यहाँ पर कॉपर था, कॉपर को क्या मिल गया, यहाँ से कॉपर को मिल गया ऑक्सीजन। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। जिस पदार्थ को ऑक्सीजन मिलता है उसका उपचयन होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से बिल्कुल इसका जो उल्टा होता है वो होता है आपका अपचयन। अपचयन के अंदर किसी भी पदार्थ को हाइड्रोजन मिलती है और ऑक्सीजन छूटती है। ठीक है, जैसे उपचयन में क्या हो रहा था, उपचयन में ऑक्सीजन मिल रही थी और हाइड्रोजन छूट रही थी, लेकिन अपचयन में हाइड्रोजन मिलती है और ऑक्सीजन छूटती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे अपचयन के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं KClO3 वाला। इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब ऊष्मा प्रदान की जाती है यानी कि जब इसे गर्म किया जाता है, गर्म करने पर ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो वियोजन अभिक्रिया होती है। ऊष्मीय वियोजन आप देख सकते हैं, ऊष्मा के कारण ये वियोजित हुआ तो ये वियोजन अभिक्रिया होती है। तो KClO3 को जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ये KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। तो इस पदार्थ के अंदर से ऑक्सीजन निकल गई। तो जब भी किसी पदार्थ के अंदर से ऑक्सीजन निकलती है तब हम उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही कुछ होता जिसके अंदर हाइड्रोजन इसको मिल रहा होता, ठीक है, तो अगर इसको हाइड्रोजन मिल रहा होता तब हम इसे बोलते कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसका अपचयन हुआ है। जैसे एक एग्जांपल और आता है H2S वाला, इसे बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड को भी जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ये जो सल्फर होता है ये सल्फर हाइड्रोजन को छोड़ देता है। ठीक है, ये सल्फर हाइड्रोजन को छोड़ देता है, तो इसने छोड़ दिया यहाँ से, और ये जो H2 होता है वो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ जाता है। इसको आप संतुलित कर लेना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर किसने हाइड्रोजन को छोड़ा, इसने, सल्फर ने हाइड्रोजन को छोड़ा, तो सल्फर का क्या हुआ है, उपचयन। जब भी कोई चीज़ हाइड्रोजन को छोड़ती है तो उसका उपचयन होता है। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन लेती है वो। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले लिया तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया और सल्फर ने हाइड्रोजन छोड़ दिया तो उसका भी उपचयन हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। उपचयन के अंदर ऑक्सीजन मिलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, और अपचयन के अंदर हाइड्रोजन मिलेगी और ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो, जैसे ऑक्सीजन होगी जो O2 होगी वो इसमें ऐड होगी और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगी वो माइनस हो जाएगी यानी कि निकल जाएगी। और इसमें बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होती है और जो ऑक्सीजन होती है वो माइनस हो जाती है यानी कि निकल जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हो गई हमारी उपचयन और अपचयन। ठीक है, अब ऐसे जो ये दोनों जो केस बताए मैंने आपको, जिसके अंदर एक में ऑक्सीजन जुड़ती है, एक में से ऑक्सीजन निकलती है, तो ये दोनों चीज़ें ना हमें कभी कभी एक ही अभिक्रिया में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें एक ही अभिक्रिया में देखी जाती हैं तब उन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं बोला जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में उसको रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास वर्ड है रिडॉक्स अभिक्रियाएं। ये इंग्लिश वर्ड से बना हुआ है। इंग्लिश में उपचयन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और इसको रिडक्शन बोलते हैं, तो रिडॉक्स उसके स्टार्टिंग के वर्ड्स को लेकर बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है इसको रिडॉक्स अभिक्रियाएं।
रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, अब ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर हमें दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलती हैं, उपचयन भी देखने को मिलेगा और अपचयन भी देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमने एक वो लिया था कॉपर के चूर्ण वाला, जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई थी और उसे ऊष्मा प्रदान की थी। तो यहाँ से एक काले रंग का यौगिक बन रहा था जिसका नाम था कॉपर ऑक्साइड। अब इसी कॉपर ऑक्साइड के अंदर से अगर हम हाइड्रोजन पास कराते हैं दोबारा से, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड जब इसके अंदर से हमने हाइड्रोजन पास कराई और दोबारा से इसको ऊष्मा दे दी, जब हमने इसमें से हाइड्रोजन पास कराई और इसको दोबारा से ऊष्मा दे दी, तब ये कॉपर और जल में दोबारा से अलग हो जाता है। और इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो कॉपर ऑक्साइड था, इसने क्या कर दिया, यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ दी। तो जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन छोड़ती है तो उसका अपचयन होता है। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ले ली यहाँ से, ये वाली जो ऑक्सीजन थी वो इस हाइड्रोजन के पास चली गई। जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन लेता है तो उसका उपचयन होता है। ठीक है, जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन छोड़ेगा तो अपचयन, जब भी कोई पदार्थ ऑक्सीजन लेगा तो उपचयन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे MnO2 वाला जो होता है MnO2, ठीक है, और इसके अंदर हम डाल देते हैं HCl। जब यहाँ से इसमें HCl डाला जाता है तो यहाँ पर बनता है MnCl2, साथ में Cl2, और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो एज इट इज़ नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वाटर जो होता है वो निकल जाता है H2। ठीक है, जो जल होता है वो बाहर आ जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि MnO2, पहले Mn के पास ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर जब हम आए इसने तो क्या कर दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। तो जब भी कोई वस्तु या कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन छोड़ती है तो उसका अपचयन होता है। फिर HCl, अगर हम HCl में देखें तो यहाँ पर इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को छोड़ा। देखो यहाँ से इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हुआ है, जब भी कोई वस्तु मतलब कोई भी पदार्थ जब हाइड्रोजन छोड़ता है तब उसका उपचयन होता है। इसने हाइड्रोजन छोड़ दिया तो इसका भी उपचयन हुआ है, इसका अपचयन हुआ है और इसका उपचयन हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये होते हैं हमारे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब इनके हमारे जो सामान्य जीवन होता है उसके अंदर हमारा जो दैनिक जीवन होता है, हमारा डेली लाइफ जो होती है, उसमें इसके कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं हमें। और वो प्रभाव दो तरीके के होते हैं। पहला जो प्रभाव होता है वो सिर्फ उपचयन अभिक्रियाओं के लिए होता है, जिसमें किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन मिलती है, उन अभिक्रियाओं के लिए होता है। तो ये जो दो प्रभाव होते हैं, पहला प्रभाव इसके अंदर होता है संक्षारण का। संक्षारण ना एक क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वैसे तो एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कोई भी धातु जो होती है वो किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आती है जिसके पास ऑक्सीजन होती है। अब वो पदार्थ वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, नमी भी हो सकती है और कोई अम्ल भी हो सकता है। ठीक है, क्या प्रक्रिया होती है संक्षारण? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कोई भी धातु एक ऐसे पदार्थ के संपर्क में आएगी, एक ऐसी चीज़ के संपर्क में आएगी जिस चीज़ के पास ऑक्सीजन हो। वो चीज़ वायु भी हो सकती है, जल भी हो सकती है, अम्ल भी हो सकता है और नमी भी हो सकती है। ठीक है, और उस चीज़ के संपर्क में आने से ना वो जो धातु होती है वो ख़राब होने लग जाती है, उसकी जो ऊपरी परत होती है वो ख़राब होने लग जाती है, वो उतनी कमज़ोर होने लग जाती है। एक तरीके से अगर हम बोले तो वो उतनी हार्ड नहीं रहती है, उतनी ताकतवर नहीं रह पाती है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है, सबसे कॉमन उदाहरण जो है वो होता है आपके लोहे के ऊपर जंग लगना। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे लोहा है उसके ऊपर पानी गिरता रहे, कॉन्टीन्यूसली पानी गिरता रहे कई दिनों तक, तो उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर की परत जमने लग जाती है जिसे हम जंग बोलते हैं। ठीक है, और अगर जो लोहा मतलब इस लोहे के ऊपर अगर एक बार जंग लग जाती है तो उस लोहे को हम लोग दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते हैं, वो ख़राब हो जाता है बिल्कुल। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण एक प्रक्रिया जिसमें कोई भी धातु एक ऐसे पदार्थ के संपर्क में आती है जिसके पास ऑक्सीजन हो और उस पदार्थ के संपर्क में आने से वो धातु जो है कमज़ोर होने लग जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया को संक्षारण बोला जाता है और उस धातु को संक्षारित धातु बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको रोकने के उपाय क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो उपाय होता है लोहे के ऊपर जंग लगना, इसका जो उपाय है, पहला उपाय तो ये है कि आप उसके ऊपर पेंटिंग कर दो। ठीक है, जो लोहे की वस्तुएं हैं, जो भी उसके सामान है, उसके ऊपर अगर हम पेंट कर दें तो हम संक्षारण को रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन जो होगी वो फिर उसके ऊपर अटैक कर नहीं पाएगी। तो जब ऑक्सीजन अटैक करेगी नहीं तो धातु संक्षारित नहीं होगी। पहला तो ये हो गया। एक विधि होती है जिसे यशद लेपन बोला जाता है, इंग्लिश में इसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, हिंदी में इसे यशद लेपन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, लोहे की वस्तुओं के ऊपर या तो जिंक चढ़ा देते हैं, मतलब उसका पानी चढ़ा जाता है, जैसे जो पीतल की चीज़ें होती हैं उनके सोने का पानी चढ़ा देते हैं ना, ये सुनार वगैरह, उसी तरीके से लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर
सिंपल एक जिंक की परत चढ़ा देते हैं या फिर चांदी की परत चढ़ा देते हैं, जिस प्रक्रिया को हम यशद लेपन कहते हैं। लोहे की वस्तुओं के ऊपर चांदी या जिंक की परत का चढ़ना यशद लेपन कहलाता है। ठीक है, एक दूसरी प्रक्रिया होती है वैद्युत लेपन, जिसके अंदर देखा भी होगा आपने, वैद्युत लेपन तो कराया भी होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसे बोलते हैं, जिसमें हम मतलब एक सॉल्वेंट के अंदर, एक सोल्यूशन, एक विलयन के अंदर किसी चीज़ को रखा जाता है जिसमें हम करंट पास कर देते हैं। तो एक जो मतलब जैसे ऐसे होता है, देखो जैसे ये एक बर्तन हो गया, इसके अंदर 2 रॉड लगाई जाती हैं। एक जो रॉड होती है ये धातु की होती है और एक रॉड उसकी होती है जिसके ऊपर हमें इसको चढ़ाना है। तो जैसे मान लो इसके ऊपर कॉपर है, तो कॉपर जो होता है वो इसके ऊपर चढ़ने लग जाता है जब हम इसमें से विद्युत पास कर देते हैं, तो ये वैद्युत लेपन होता है। ठीक है, एक ये हो गया। या फिर आप उसके ऊपर मतलब उसके जो ऑयलिंग है वो कर सकते हैं, उसके ऊपर तेल लगा सकते हैं लोहे की वस्तुओं के ऊपर। ये तो एक एग्जाम्पल था संक्षारण का। दूसरे भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे चांदी जो होती है, चांदी का रंग काला हो जाता है अगर उसको ज़्यादा दिन तक पानी में भिगोया जाए, तो चांदी जो होती है वो बिल्कुल काली पड़ जाती है। ये भी संक्षारण का एक उदाहरण है। और कॉपर, जैसे कॉपर को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, उसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो कॉपर का जो रंग होगा वो भी हरा हो जाएगा। तो ये भी संक्षारण का एक वो उदाहरण है। तो ये पहला प्रभाव होता है हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का। ठीक है, अब दूसरा प्रभाव क्या होता है? दूसरा प्रभाव होता है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता जो होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो हमारा खाना होता है, खाने के अंदर जो वसा और तेल उपस्थित होते हैं उनका उपचयन हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जो खाना है, अगर उसके अंदर तेल और वसा उपस्थित हैं तो उनका उपचयन हो जाएगा। उपचयन होगा कैसे? हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो उसके साथ अभिक्रिया करेगी और उन तेल और वसाओं को उपचयित कर देगी। उपचयित करने से उस खाने का जो स्वाद होगा और जो उसकी गंध होगी, यानी कि जो स्मेल होगी, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और वो खाने में बिल्कुल अजीब हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से खराब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को या इस अवस्था को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, जिसके अंदर हमारा खाना खराब हो जाता है, तेल और वसा जो होते हैं वो उपचयित हो जाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, जो खाना फिर खाने लायक होता नहीं है। अब ये खाना तो वेस्ट हो जाता है। इस खाने को वेस्ट होने से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे हमने संक्षारण के लिए अपनाए थे, उसी तरीके से विकृत गंधिता में भी होते हैं। विकृत गंधिता में सबसे पहला होता है कि आप जो बर्तन है वो वायुरोधी बर्तन का उपयोग कर लीजिए। ठीक है, जो वायुरोधी बर्तन होते हैं उसके अंदर वायु तो जा नहीं सकती। ठीक है, तो वायु अगर नहीं जाएगी तो उसके खाने के जो तेल और वसा होंगे वो उपचयित भी नहीं होंगे। एक होता है प्रतिऑक्सीकारक वाला, जिसके अंदर हम प्रतिऑक्सीकारक डाल देते हैं। प्रतिऑक्सीकारक ना कुछ केमिकल चीज़ें होती हैं, एक तरीके से आप उसको केमिकल समझ सकते हो, जिसकी वजह से खाने के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं अटैक कर सकती, जिससे उपचयन बिल्कुल रुक जाता है। इन्हें हम प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं, जो ऑक्सीकरण नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और एक होता है या तो आप शीतलन कर लीजिए खाने का। शीतलन का मतलब होता है बिल्कुल उसको, जैसे फ्रिज वगैरह हम यूज़ करते हैं, खाने को ठंडा रखिए और सूरज की रोशनी में डायरेक्टली ना रखा जाए खाने को। बस यही सब तरीके होते हैं जिसके कारण हम लोग विकृत गंधिता को रोक सकते हैं, जिनसे हम रोक सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जैसे चिप्स का जो पैकेट है वो आपके एनसीईआरटी में ही होगा। चिप्स के पैकेट के अंदर वायु की जगह पर हम नाइट्रोजन का उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका भी सिंपल सा कारण यही है कि चिप्स का जो पैकेट होता है उसके अंदर, आलू के जो चिप्स होते हैं उनके अंदर तेल और वसा मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर हम उसके अंदर वायु डाल देंगे तो वायु में ऑक्सीजन भी होगी, वो ऑक्सीजन और वो तेल और वसा को मतलब उपचयित कर देगी। उपचयित करने से उन चिप्स की जो गंध होगी और जो उनका स्वाद होगा वो सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो खाने लायक रहेंगे नहीं। इसी कारण की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें वायु की जगह पर नाइट्रोजन डाल देते हैं। ठीक है, तो बस यही लास्ट क्वेश्चन था आपके इस चैप्टर का। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और टाइम टू टाइम अपने हाथों को धोते रहिए।